से ज्यादा लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो लेबनान में हालात अभी लगातार खराब होते जा रहे हैं इस लिहाज से। और देखिए तस्वीर में देखिए पेजर ब्लास्ट कौन कौन से वो मोसाद का नया हथियार है, और ये तकनीक के इस्तेमाल से जंग का एक नया तरीका है, युद्ध का एक नया तरीका है। आपको बताते हैं मोसाद का नया हथियार पेजर है, मोबाइल पर्सनल रेडियो सेट्स अगर किसी के पास हैं तो ये तीनों कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए हैं। लैपटॉप अगर किसी के पास है या फिर वॉकी टॉकी है। सोलर पैनल का भी इस्तेमाल होने लगा है, अब सोलर पैनल में भी ब्लास्ट किया जा रहा है। और ये हो कैसे रहा है इसकी कई थ्योरी सामने आई है, वो भी बताएंगे आपको। बायोमेट्रिक्स, घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, फ्रिज है, टीवी है, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजें में होती हैं। रेडियो, कार, बाइक, स्कूटी, जो भी आप नाम लीजिए, आप रोजमर्रा की चीजों में जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के तौर पर हो, पेजर, मोबाइल या पर्सनल रेडियो सेट्स के तौर पर हो, लैपटॉप हो, उसमें ब्लास्ट हो जा रहे हैं। और लेबनान में ये सभी आतंकित हैं। हिजबुल्लाह के जितने भी कमांडर और आतंकी हैं वो अब बेचैन हैं, बौखलाए हुए हैं कि करें तो करें क्या, कहां भागें, क्योंकि उनके पास ही मौत का साजो सामान है और उन्होंने ये साजो सामान खरीदा है। समझिए कि मौत का सामान खरीदा है और उसी सामान से उनकी मौत हो रही है या वो जख्मी हो रहे हैं। रेडियो अगर चला रहे हैं तो ब्लास्ट हो रहा है, कार में बैठे हुए कार ब्लास्ट हो जा रही है, बाइक या स्कूटी, ये तमाम चीजें ब्लास्ट हो रही है। अब समझिए कि ये जो मोसाद है जिसने अब बताया जा रहा है कि जिसने इस हमले को अंजाम दिया और जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है, उसकी एक यूनिट है, बहुत खतरनाक यूनिट, साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200। अब आपको बताते हैं कि इस यूनिट के बारे में आखिर खासियत क्या है। इजराइल की सबसे खतरनाक साइबर वॉरफेयर है यूनिट 8200। ऑपरेशन आईडीएफ के साथ बड़े जंग में ये शामिल रहा है। काम है इसका कोड ब्रेकिंग, खुफिया इकाइयों की निगरानी करना, डेटा माइनिंग, तकनीकी हमलों में महारत है। और आज टेक्नोलॉजी का युग है। स्टक्सनेट वायरस से अटैक में माहिर है, जो वायरस अटैक होता है सॉफ्टवेयर में, उसमें वो माहिर हैं। तकनीकी हमलों के जरिए देखिए लेबनान में कैसे तबाही मची हुई है। तो इसके पीछे ये मोसाद की यूनिट 8200 जिसने कहर बरपाया है। और यही सवाल अभी बना हुआ है कि क्या हमले के पीछे जो मोसाद की यूनिट है 8200 वो है, और कैसे इसने इतने बड़े तौर पर हमले को अंजाम दिया। तो जरा अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि हमले के पीछे मोसाद की यूनिट 8200 ने कैसे काम किया। अब ये समझिए कि ये नाम जो है मोसाद की 8200 यूनिट 12 महीने पहले हमले की प्लानिंग हुई। यूनिट ने 5000 पेजर में विस्फोटक डाले, 5000 पेजर में। सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए डिवाइस में बदलाव किया गया और इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हमले के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल, और हमले के पीछे ये यूनिट 12 महीने से काम कर रही थी, 1 साल से काम कर रही थी। और तब जाकर किसी को कानो कान पता भी नहीं चला, भनक तक नहीं लगी कि वो जो पेजर खरीद रहे हैं, जहां से उस पेजर में विस्फोटक हैं, जो जेब में वो पेजर रख रहे हैं या वॉकी टॉकी रख रहे हैं, उसमें विस्फोटक हैं। लेकिन जंग का एक अपने आप में नया तरीका। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। अनुज जी, सबसे पहला सवाल ये, अपने आप में एक नया तरीका है तकनीक के इस्तेमाल से और बहुत तबाही वाला तरीका है ये। देखिए सुमित, ये एक ऐसा नया आयाम जुड़ा है वॉरफेयर के साथ, जिसके कारण आप देखें ये सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। ये आज की तारीख में इस प्रकार के वॉरफेयर इफेक्टिव रिजल्ट लेने का मकसद मतलब ये है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अब हम लेबनान के बारे में बात करते हैं। देखिए लेबनान के ऊपर इस हमले का असर क्या हुआ है। इस हमले का असर लेबनान के ऊपर यह हुआ है कि पहला, उनको ये बता दिया गया है कि मोसाद और यूनिट 8200 में थोड़ा बताऊं आपको कि ये इजराइल की इंटेलिजेंस कोर की कोर का एक हिस्सा होती है, और जितने भी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं, उन क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस को अंजाम देने की जिम्मेवारी यूनिट 8200 की होती है। और ये बहुत ज्यादा कामयाब यूनिट है, और पिछले कई सालों में इन्होंने कई स्तरों पर
लीडर्स को और लोगों को इन लोगों ने एलिमिनेट करने में बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है। इस प्रकार के हमले भी वो पहले कर चुके हैं। 1996 में भी इस प्रकार का एक हमला हुआ था, लेकिन उसमें कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया था। तो ये मेरा मानना है कि इन्होंने सप्लाई चेन लाइन में एंटर होकर के शायद इसमें बारूद डाला है और उसको फिर डेटोनेट किया है। लेकिन दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ पेजर्स में नहीं हो रहा। पेजर्स में आप मान लेते हैं कि सप्लाई चेन लाइन से आपने घुस के उसने बारूद डाल दिया, रेडियो सेट्स में हो रहा है, ये घर के, जैसा आपने बताया कि घर के इक्विपमेंट्स में हो रहा है। तो ये हर चीज में बारूद फिट करना संभव नहीं है। इसके लिए एक और टेक्निकल तरीका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ये जनरेट करते हैं। एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट किया जाता है। पहले आप हैक करके उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आपका है उसमें एंटर करते हैं और फिर इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करते हैं जो कि आपको पूरी तरह से इस प्रकार का बॉम्बार्डमेंट, इस प्रकार का ब्लास्ट करने के लिए सक्षम होती है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ईएमपी, देखिए जो ईएमपी है, आप देखेंगे कि ये जो एरियल न्यूक्लियर ब्लास्ट हैं वो बैन है। टेस्ट करना भी इसलिए बैन होता है कि ये वो जो अपने आप न्यूक्लियर ब्लास्ट बिल्कुल होता है, वही मैं कह रहा हूं कि अब तक जो एक मिनट सुमित जी, जी एक सेकंड मेरे को जी प्लीज सर, दीजिए। वो जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है वो भी किसी गिवन एरिया के ऊपर इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करता है जिससे कि उसके अंदर उसके एरिया में आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से और बिल्कुल, और अटैक सबसे हुआ बड़ी बात है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियम भी स्पष्ट नहीं है कि अब इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो कैसे निपटा जाए। लेकिन लेबनान में दहशत है, और लेबनान में लगातार इस ब्लास्ट के बाद, और खासतौर पर जो पेजर और फिर वॉकी टॉकी या फिर जो भी उपकरण हैं उनमें धमाका हो रहा है। तो एक बड़ी खबर यह है कि जबरदस्त दहशत है लेबनान में। 60 घरों के उपकरणों में दहशत हुआ है। पेजर, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट, मोबाइल में ब्लास्ट हुआ है। 20 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। राजधानी बेरूत के साथ कई शहरों में ये मास अटैक हुआ है। पेजर समेत कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं और सीरियल ब्लास्ट के बाद दहशत है। लोग ये समझ नहीं पा रहे, वहां फिर जो हिजबुल्ला के मेंबर्स हैं, कमांडर हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें अब, और सभी चीज़ों को हटा दें घर से। कहाँ, कब, किस वक्त और किस चीज़ में धमाका हो जाए जो हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो पता नहीं। वहाँ दहशत की स्थिति ये है। तो मोसाद का ऑपरेशन, अब समझिए कि धमाके कहाँ कहाँ हुए, और 60 घरों के इलेक्ट्रॉनिक सेट, दुकानों में रखे रेडियो सेट, वहां धमाका हुआ है। मोबाइल फोन में धमाका हुआ, 15 गाड़ियों की बैटरी में धमाका हुआ है, 1 दर्जन से ज्यादा बाइक और स्कूटी में धमाका हुआ है, बायोमेट्रिक डिवाइस में धमाका हुआ है, और 500 से ये छोटे छोटे धमाके दूसरे दिन भी ज्यादा हुए हैं। 500 से भी ज्यादा धमाके हुए हैं। भले ही छोटे हैं लेकिन ये नुकसानदेह, सीधे सीधे, क्योंकि आपके पॉकेट में वो चीज़ें आपके साथ हैं और वो धमाका होता है, नुकसान सीधे पहुंचाता है। आंखों की रोशनी कई लोगों की चली गई है। करीब 13 तरह के डिवाइस में ये ब्लास्ट हुआ है। अपने आप में ये हैरान कर देने वाला हमला, और आश्चर्यचकित पूरी दुनिया है, अचंभित है कि आखिर ये कैसे पेजर में हुआ। चलिए ठीक है, पेजर को हैक किया गया या तमाम थ्योरी सामने आई, लेकिन अब पेजर, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट्स, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, स्कूटी, बाइक, सब में धमाका हो रहा है। तो कितना नुकसान हुआ है इस समझिए। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 500 लोग घायल हो गए हैं। 2 दिन में 36 से ज्यादा की मौत, 20 से ज्यादा की मौत तो एक दिन की बात हमने बताई। 2 दिन लगातार धमाके हुए हैं, और कुल 12 कमांडर्स, हिजबुल्लाह के 12 कमांडर्स की मौत हुई है। 500 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। अंदाजा लगाइए कि यह धमाका कितना खतरनाक है। तो धमाका लगातार हो रहा है। अब सवाल है कि अब आगे क्या होगा। धमाके से लेबनान दहला है, और अब आगे क्या होगा? क्या अब आगे युद्ध होगा? क्योंकि ये सब जानते हैं हिजबुल्लाह का समर्थन कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि तुर्की ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, हमले युद्ध की शुरुआत के संकेत बताए हैं। तो तुर्की अब क्या करेगा? तुर्की ने तो कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे लेबनान का, हिजबुल्लाह का, और ये हमले युद्ध की शुरुआत के संकेत हैं। सीधे सीधे ये धमकी, इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है तुर्की का ये बयान। 2 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। अब
तुर्की क्या करेगा ये देखना होगा। सभी निजी और सरकारी स्कूल फिलहाल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल भी होता है। तो डर ये होता है कि कहीं ना कहीं और भी इस तरह के धमाके हो सकते हैं क्या। सीरिया में भी ब्लास्ट की खबर आई थी। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, हमने जिन उपकरणों की बात की, बाइक, स्कूटी, कार, टीवी, फ्रिज, क्या एक साथ मास लेवल पर सभी इतने सारे उपकरणों में, और पता है कि उपकरण कहां कहां किसके पास है, तो वहां पर हम उसमें विस्फोटक डाले जा सकते हैं, ये हुआ कैसे? देखिए, मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए, ये विस्फोट दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फिजिकली विस्फोटक उसके अंदर डालें, जो कि शायद पेजर्स के केस में हुआ है कि आप सप्लाई चेन में घुस जाएं और जहां से कहीं जाकर के और उसको इतना विस्फोटक उसमें डालें जो कि किसी भी स्कैनर्स के थ्रू भी पकड़ा नहीं जा सकता है। तो वो एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करें और फिर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करें, जो कि ब्लास्ट कॉज करेगा, बैटरी फटेगी और उससे ब्लास्ट होगा। तो ये दूसरा तरीका है। देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि ये ब्लास्ट उन्होंने कर दिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ है। आप देखेंगे कि कोई भी जब लड़ाई होती है, आज युद्ध की परिस्थिति में लेबनान और पूरा वेस्ट एशिया है, जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा आवश्यक जो लड़ाई का जो जो सेंटर होता है वो कम्युनिकेशन होता है। आज ऐसी परिस्थिति है लेबनान में कि हिजबुल्लाह का कोई भी कमांडर या सैनिक इस बात का यकीन नहीं करेगा कि उसके हाथ में जो डिवाइस है वो फट सकती है। तो उससे क्या हो रहा है आपको कि आप लड़ाई का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकते। आप कैसे इसको कम्युनिकेशन कंट्रोल करेंगे? तो ये बड़ा भारी एक इफेक्ट डाला इसका है। मतलब ये हुआ कि तुर्की और ईरान से भी संपर्क अब करने में कहीं ना कहीं डरेंगे, हिचकेंगे। उन्हें लगेगा कि भाई अगर किसी से संपर्क करेंगे तो क्या हम उस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। मैं यही बता रहा हूं आपको। देखिए, तुर्की और ईरान दोनों, मेरा अभी भी ये मानना है कि दोनों डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं तो वैसे ही ईरान ने इस्माइल हैनिया के असैसिनेशन के बाद बहुत शो डाउन, उनका फेस डाउन हो गया है। उसके बाद अगर यहां भी कुछ नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। अब ईरान मेरे हिसाब से अपने प्रॉक्सीज को और स्ट्रेंथन करेगा, उनको और हथियार देगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आईसिस के लड़ाके सीरिया से आप उस इलाके में लड़ने के लिए, फिजिकली लड़ने के लिए भेजें। लेकिन फिर वही बात मैं बता रहा हूं कि सीरिया में भी ब्लास्ट किए हैं उन्होंने और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में ब्लास्ट किए हैं। तो अगर आपको कोई भी लड़ाका लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजना है और अगर वो आउट ऑफ कम्युनिकेशन है, ही इज ए सिटिंग डक। वो कोई किसी किस्म का सोल्जर नहीं है, ही कैन बी जस्ट टेकन ऑन। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में इजराइल के ऊपर हूथी, हिजबुल्लाह और थोड़ा बहुत हमास, क्योंकि हमास का रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल जो है वो इजराइल ने इतना कम कर दिया है कि उससे कोई भी साइजेबल या वर्थवाइल अटैक होने की संभावना मेरे हिसाब से काफी कम है। शायद यही वजह है कि वो हम गाजा से कुछ ट्रूप्स को एक्सट्रिकेट करके और उनको रीलोकेट उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल में किया है ताकि वो लेबनान को टेक ऑन कर सकें। एक सबसे बड़ी जो डिफरेंस है इजराइल में और इन तीनों हूती, हमास और लेबनान में, वो ये है कि ये लोग एक ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है यार। अभी अभी आप कह रहे हैं कि ईरान और तुर्की के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो रिटेलिएट करें तुरंत और सीधा रिटेलिएट करें, सीधा जंग में उतरें, क्योंकि इजराइल ने किया है या फिर मोसाद ने किया, ये भी अभी इजराइल ने ना स्वीकार किया है और ना कोई कह सकता है दावे के साथ। ये जरूर है कि मोसाद ने किया, सब कह रहे हैं। लेकिन तो मैं एक बात बताऊं कि मैं आ रहा हूं सर, एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद आ रहा हूं सर। एक ब्रेकिंग न्यूज, अब तक जितने भी धमाके हुए हैं उस धमाके के बाद हिजबुल्लाह के खेमों में भगदड़ मची हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और धमाके के बाद अब हिजबुल्लाह के खेमे में भगदड़ है। धमाके में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत हो चुकी है और यही इजराइल चाहता भी था, यही मोसाद चाहता भी था कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स निशाने पर, टारगेट पर। 1300 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई है।
हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है और 13 से ज्यादा लड़ाके जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल के खिलाफ हमले करने की प्लानिंग कर रहा था, हमला भी कर रहा था, अब वो आज की स्थिति ऐसी है उसके पास कि अब उसके पास लड़ाके जितने भी हैं वो जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कमांडर्स की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करे, इसे लेकर अब पसुपेश में है कि भाई हम डिवाइस का इस्तेमाल करें तो कैसे करें। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह की लेबनानियों से बड़ी अपील, और अपील ये की गई है, ये डर देखिए, डर है, अपील ये की गई है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। लेबनान में जितने भी रह रहे लोग हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। विदेश मंत्री ने कहा कि अटैक ये युद्ध के संकेत हैं, और हिजबुल्लाह की लेबनानियों से फिलहाल अपील ये है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। आप क्या क्या बंद करेंगे? टीवी, फ्रिज, बाइक, स्कूटी, कार, सब कुछ ठप। पेजर, मोबाइल का इस्तेमाल तो करते नहीं थे, पेजर या फिर वॉकी टॉकी, तो तमाम जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो हिजबुल्लाह के पास मजबूरी ये है कि वो अब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही वजह है कि यहां अब आगे क्या करेंगे वो स्ट्रेटजी भी नहीं अपना पा रहे हैं। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, पहले पेजर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। वॉकी टॉकी क्या है ये आपको बताते हैं। और वॉकी टॉकी दरअसल वायरलेस कम्युनिकेशन हमेशा से युद्ध के मैदान में भी इस्तेमाल होता है। वो तार और इंटरनेट के बिना काम करने वाला यंत्र है वॉकी टॉकी। 2 या उससे ज्यादा यूजर के बीच बातचीत हो सकती है, ग्रुप में भी बातचीत होती है, एक सीमित दायरे में बिना रुकावट के यह बातचीत संभव है, और रेडियो सिग्नल आधारित कम्युनिकेशन डिवाइस है। यहां पर यही थ्योरी है कि क्या सिग्नल बेस्ड ये हमले किए गए। वॉकी टॉकी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेज जितने भी हैं वो सिग्नल आधारित होते हैं। तो क्या उन सिग्नल का इस्तेमाल करके ये हमला किया गया, धमाका किया गया, ये भी एक थ्योरी है। किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। और अगर वॉकी टॉकी और पेजर की बात मान लें या मोबाइल की बात मान लें, फिर बाइक, स्कूटी, फ्रिज, टीवी में कैसे ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी थ्योरी अलग अलग आ रही है सामने। लेकिन गलती कहाँ की हिजबुल्लाह ने गलती कहाँ की ये समझिए। मोसाद को अंडर एस्टिमेट किया। मोसाद आसानी से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। बीते दिनों मोबाइल रखने वाले हिजब के कई कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह ने मोबाइल छोड़कर पेजर तकनीक पर शिफ्ट किया, कहा कि भाई मोबाइल खतरनाक हो सकता है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर पेजर का ऑर्डर दे दिया गया। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी जो पेजर बनाती है, गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया। अब इजरायली एजेंसियां इस पेजर के बड़े पैमाने पर ऑर्डर पर चौकन्नी हैं। मोसाद ने पेजर में 3 ग्राम से 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लान कर दिए थे। थ्योरी यह है कि ताइवान से आने वाले पेजर को बीच में ही उसी में विस्फोटक प्लान कर दिया गया, यानी कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स और लड़ाकों को पता भी नहीं कि वो जो पेजर खरीद रहे हैं पैसे देकर, वो उनकी मौत बनकर धमाका। और ये समझिए कि लगातार इस तरह के धमाके होते गए, और अब जाकर पेजर को भी बंद करने की अपील की जा रही है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बंद करने की अपील की जा रही है। अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुज जी, ताइवान की कंपनी हो या फिर वॉकी टॉकी के बारे में कहा जा रहा है जापान की एक कंपनी है वो भी जांच कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पेजर का ऑर्डर दिया गया, कंपनी ने ऑर्डर दिया, डिलीवरी के दौरान बीच में ही कहीं उसमें प्लांट कर दिया